अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो ये टॉपिक रह गया था आज उसके ऊपर मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ। इम्यूनिटी का मतलब उर्दू में होता है क़ुव्वत मुदाफ़ियत का निज़ाम। कुदरती तौर पर ये निज़ाम हमारे जिस्म में बनता है और हमारे जिस्म को पॉसिबल इन्फेक्शंस, जरासीम के हमले, गैर ज़रूरी अशिया का जो नेगेटिव इफ़ेक्ट, साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं हमारे जिस्म पर, उनसे बचाने की कोशिश करता है। तो इसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। इम्यून सिस्टम में जितने भी चीज़ें शामिल हैं वो हमारे ब्लड के अंदर ही हैं, इसीलिए इस इम्यून सिस्टम को ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ ही रखा गया है और वहाँ पर ही हम इसको डिस्कस करते हैं। अब इम्यून सिस्टम में आपके मेनली तो आ जाते हैं वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स आगे से कई तरह की किस्मों के हैं। ग्रैन्युलोसाइट्स हैं, एक ग्रैन्युलोसाइट्स हैं। दोनों में फ़र्क होता है कि एक में छोटे छोटे पार्टिकल नुमा ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं तो उन्हें ग्रैन्युलोसाइट्स कहते हैं, और दूसरों को ए ग्रैन्युलोसाइट्स कहते हैं क्योंकि उनमें इस तरह के ग्रैन्यूल्स मौजूद नहीं होते। जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स हैं ये भी बोन मैरो में बनते हैं, और ब्लड बनने का जो एक प्रोसेस होता है पूरा, जिसमें स्टेम सेल्स जो हैं वो डिफ्रेंशिएट करते हैं और तमाम ब्लड सेल्स को पैदा करते हैं, जबकि रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो भी इधर ही पैदा होते हैं। लेकिन रेड ब्लड सेल्स पैदा होने के बाद इनकी जो गांठ छांट होती है वो लिवर में होती है, स्प्लीन में होती है, और वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं बहुत सारे वो वाइट नज़र नहीं आते, कलरलेस सा उनका होता है रंग। उनमें से बहुत सारे ऐसे होते हैं सेल्स जिनका न्यूक्लियस खासा बड़ा होता है, बहुत सारी लोब्स पर मुश्तमिल होता है, और ये जब ख़त्म हो जाते हैं तो पस की शक्ल में हमारे जिस्म में इकट्ठे हो जाते हैं जब ये किसी इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो है ये काम कर रहे होते हैं। अब जब भी कोई जानदार, जब भी कोई प्रोटीन जो कि हमारे लिए गैर ज़रूरी है हमारे जिस्म में दाखिल हो जाती है, तो हमारे जिस्म में मखसूस सेल्स होते हैं जो कि वाइट ब्लड सेल्स की किस्मों में से ही होते हैं, और ये उस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करते हैं कि ये पॉसिबल हमला है हमारे जिस्म पर और उसको हमारे जिस्म से उसका इफ़ेक्ट जो है वो दूर करना है। तो इन तमाम चीज़ों के साथ साथ जो एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है जो कि इम्यून सिस्टम में हमारा जो है हेल्प करता है वाइट ब्लड सेल्स के साथ, वो होती हैं एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ वाई शेप की तरह रखने वाली, वाई शेप की तरह नज़र आने वाली प्रोटीन्स हैं, और ये वो प्रोटीन्स हैं जो कि कवर अप कर देती हैं एंटीजन्स को, फॉरेन पार्टिकल्स को उनके आउटर सरफेस पर, जिसकी वजह से वो हमारे जिस्म में रिसेप्टर्स के साथ अटैच ना कर सकें और हमारे सेल्स के साथ अंदर दाखिल ना हो सकें। तो अगर हम एंटीबॉडी की बात करें, ये वाई शेप स्ट्रक्चर है एंटीबॉडी का। इसमें आप देख सकते हैं कि दो बड़ी चेन्स हैं, दो छोटी चेन्स हैं। हैवी चेन्स जो हैं वो ज़ाहिरी बात है ज़्यादा तादाद में बड़े अमाइनो एसिड से मिलकर बनी है, और जो लाइट चेन है वो छोटे अमाइनो एसिड से मिलकर बनी है। इनमें एक हिस्सा कहलाता है वेरिएबल रीजन जिसमें चेंज आ सकता है, और एक हिस्सा कहलाता है कॉन्स्टेंट रीजन जिसमें चेंज नहीं आता। तो ये चार चेन्स जो हैं इनको इकट्ठा बाउंड रखने के लिए जो डाइसल्फाइड ब्रिज है वो बनता है, जिसमें दो सल्फर्स जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं, और सेंटर वाली जो दो हैवी चेन्स हैं उसमें आप देख सकते हैं कि डाइसल्फाइड जो ब्रिज है वो दो हैं। तो यहाँ पर आपको तमाम एक्सप्लेनेशन दी गई है एंटीबॉडीज़ के बारे में। हर जानदार या हर इन्फेक्शन के नतीजे में जो एंटीबॉडीज़ हैं वो बनती हैं। एंटीबॉडीज़ पहली बार तब बनेंगी जब हमारे जिस्म में वो इन्फेक्शन आ जाएगा, तो फिर हमारा जिस्म जो है उसको रिकॉग्नाइज़ करने के लिए एक्टिव हो जाएगा, और फिर एक्टिव होने के बाद वो एंटीबॉडीज़ को तेज़ी से बनाना शुरू कर देगा ताकि इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जा सके। तो वैक्सीन जो है वो भी इसी फार्मूला पे बनाई जाती हैं कि उसमें डेड या वीकेंड जो जर्म्स होते हैं उनको आपके जिस्म में इंसर्ट किया जाता है, ताकि वो आपके जिस्म में पॉसिबल इन्फेक्शन के आने से पहले ही एंटीबॉडीज़ को सिंथेसाइज कर दे, और जब जिंदा जानदार किसी भी बीमारी को पैदा करने के वाले जो आपके जिस्म में दाखिल होते हैं तो उनको पहले ही फिर एंटीबॉडीज़ की तैयारी मौजूद होती है, एंटीबॉडीज़ मखसूस मिकदार में तैयार हो गई होती हैं, तो ये उस इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में मददगार साबित होती हैं। अब बात कर लेते हैं कि इम्यूनिटी जो सिस्टम है हमारा वो किस तरह से जो है वो काम करता है। तो इसमें सबसे पहले है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, जिसे हम ह्यूमोरल रिस्पॉन्स भी बोलते हैं। ये बड़ी अहमियत का हामिल है, और वो उन ऑर्गेनिजम्स के ख़िलाफ़ बड़ा एक्टिव है जो कि इन्वेड यानी कि हमला करते हैं हमारे जिस्म के अंदर। तो उनको एंटीजेंस के तौर पर इस जो है आइडेंटिफाई कर लिया जाता है, और फिर एंटीबॉडीज़ जो है वो पैदा होती हैं जो कि उस जो इन्फेक्शन है उसको कंट्रोल करती हैं। अब जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उसमें से जो बी सेल्स हैं ये कैरी आउट करते हैं मखसूस एंटीबॉडीज़ को ब्लड प्लाज्मा के अंदर। व्हेन द एंटीजन कम्स इनटू कांटेक्ट विद बी सेल्स हुज एंटीबॉडीज रिकॉग्नाइज द एंटीजन, बी सेल वर्क्स अफेक्ट्स टू द एंटीजन व्हेन स्टिमुलेटेड बाय द काइंड ऑफ टी सेल। तो टी हेल्पर सेल जो है ये भी बी सेल के साथ साथ दोनों इकट्ठे ब्लड सेल्स में मौजूद होते हैं, और ये जो इन्फेक्शन है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। बी सेल डिवाइड्स मैनी टाइम्स प्रोड्यूसिंग प्लाज्मा
and that plasma antibodies that produces and secrete more of the particular antibody. These antibody molecules are carried through circulation, and if they encounter antigens, the antibody binds to the antigen molecules. तो होता क्या है कि ये सेल्स आइडेंटिफाई करते हैं कि किस किस्म का इन्फेक्शन है, किस किस्म की जो है फॉरेन बॉडी पार्टिकल या फॉरेन ऑर्गेनिज्म हमारे जिस्म में आ गई है। फिर ये मददगार साबित होते हैं एंटीबॉडीज़ को पैदा करने के लिए, और इन एंटीबॉडीज़ को ब्लड के अंदर ही सर्कुलेट किया जाता है, क्योंकि जो भी जानदार आपके जिस्म में इन्फेक्शन कॉज करता है अल्टीमेटली वो आपके खून में ही शामिल होता है, और खून की मदद से ही उसने तमाम जिस्म में फैलने का उसका खदशा होता है। तो इसलिए एंटीबॉडीज़ खून में पाई जाती हैं ताकि वो ऐसे इन्फेक्शन को रोक सकें। जो लेक्चर का अगला हिस्सा है उसमें हमने बात करनी है सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। अब इसमें सेल्स जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे और वो इन्फेक्शन को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। अनलाइक बी सेल्स दैट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज दैट सब्सिक्वेंटली मार्क एंटीजेंस फॉर डिस्ट्रक्शन, बी सेल्स जो कि डायरेक्टली एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करते हैं ताकि डायरेक्ट एंटीबॉडीज़ को एंटीजेंस के बाहर की तरफ जो है वो ब्लॉक कर दिया जाए और उनको रिसेप्टर्स के साथ बाइंड ना करने दिया जाए और उनकी सेल्स के अंदर की एंट्री को रोक दिया जाए। तो यहाँ पर क्या होता है कि टी सेल्स आर directly involved in destroying invading cells as well as regulating the other parts of immune system. For example, T cells responses are produced which is known as cell mediated response. तो इसमें cells directly involved होंगे और वो engulf करने की कोशिश करेंगे invading germs को, microbes को, ताकि उनको सिरे से ही ख़त्म कर दिया जाए। और जब वो engulf कर लेते हैं वैक्यूल बनाकर इन फॉरेन पार्टिकल्स को, इन फॉरेन सेल्स को, तो उसके बाद उसको उसकी फैगोसाइटोसिस कर देते हैं, उसको उसकी लाइसिंग कर देते हैं, उसकी बर्स्टिंग कर देते हैं ताकि वो किल हो जाए और उसको रिप्रोड्यूस करने का मौका ना मिले। अब इसमें एक सेल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है एनके। एनके से मुराद है यहाँ पर नेचुरल किलर सेल। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। इनको आम जबान में साइटोटॉक्सिक टी सेल्स भी कहा जाता है क्योंकि ये कैंसर सेल्स में होने वाली जो चेंजेस हैं उनको भी रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को भी रिकॉग्नाइज कर लेते हैं क्योंकि वहाँ पर भी खदशा होता है कि इन्फेक्शन फैल गई है। तो वो इन सेल्स को डैमेज करने के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता खून की सप्लाई में शामिल होकर दूसरे नॉर्मल सेल्स तक भी पहुँच सकती है। इसके अलावा ये फंजाई जो कि हमारे जिस्म में बीमारियां पैदा करते हैं, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ जैसे कि अमीबा है, जैसे कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ट्राइपेनोसोमा वगैरह हैं, प्लाज्मोडियम है, तो ये उनका इन्फेक्शन भी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। द एक्शन ऑफ नेचुरल किलर सेल्स इज़ वाई टिश्यू एंड ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट्स आर रिजेक्टेड इन बर्ड्स और मैमल्स। जब हम टिश्यू ट्रांसप्लांट करते हैं किसी डैमेज के नतीजे में, किसी बीमारी की वजह से, या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं, अगर कोई ऑर्गन फेल हो गया है तो उसके नतीजे में जो हमारी बॉडी है वो रिएक्शन शो करती है क्योंकि वो उस ऑर्गन को, वो उस टिश्यू को भी फॉरेन बॉडी पार्टिकल जो है वो समझती है। इसलिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना और टिश्यू ट्रांसप्लांट करना इतना आसान नहीं है कि आप किसी भी डोनर से टिश्यू या ऑर्गन लेकर अपने जिस्म में उसको ट्रांसप्लांट करवा लें जब कि इतनी बीमारी शदीद हो जाए कि उस ऑर्गन का ट्रांसप्लांट करना नागुरीज हो जाए। लेकिन ये जो नेचुरल किलर सेल्स हैं ये उस ऑर्गन या टिश्यू को भी जो है फॉरेन बॉडी समझते हैं और उसके खिलाफ रिएक्शन शो कर देते हैं। यही वजह है कि बाज़ दफ़ा ट्रांसप्लांट करने का फ़ायदा नहीं होता, उल्टा नुकसान होता है क्योंकि आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही होती है। सो द एक्शन ऑफ नेचुरल किलर सेल्स इन एनी टिश्यू एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स वो ये है कि रिजेक्शन ये कॉज करता है। इन रिजेक्शन मैकेनिज्म ये एंटर हो जाता है ट्रांसप्लांटेड टिश्यू के अंदर या ऑर्गन्स के अंदर और उसकी ब्लड वेसल्स को जो है एक्टोपोन करना शुरू कर देता है, उसके सारे सेल्स को फॉरेन कंसीडर करना शुरू कर देता है। तो हमारी बॉडी जो है फिर वो टिश्यू और ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो है वो टॉलरेट नहीं कर पाती और इसमें यहाँ पर वो डिफरेंस जो है वो देख लेता है बिटवीन टू आइडेंटिकल सेट्स ऑफ डीएनए एंड हेंस आइडेंटिकल सेल्फ रिकॉग्निशन एंड मार्कर रीजन्स। मार्कर रीजन्स वो रीजन्स होते हैं जिनको ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये फॉरेन है और ये हमारी बॉडी का हिस्सा में शामिल नहीं होते। T cells also regulate the activity of other parts of the immune system. For example, suppose several bacteria penetrate द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस द स्किन थ्रू एन एब्रेजन और कट। जब हमारे जिस्म पर कट लग जाता है या हमारे जिस्म पर रगड़ जो है वो लग जाती है जिसके नतीजे में स्किन छिल जाती है तो उसमें आपकी थोड़ी सी ब्लड के वेसल्स हल्का सा खून जो है वो एक्सपोज हो जाता है जहाँ पर कंटेमिनेशन के थ्रू मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म जो है वो आपके जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। तो बैक्टीरिया वगैरह जो है उनको क्योंकि वो हर जगह हमारे स्किन में भी पाए जाते हैं, हर जगह वो एनवायरनमेंट में मौजूद होते हैं, तो वो फ़ौरन ऐसी जगहों से हमारे जिस्म में दाखिल हो सकते हैं। तो मैक्रोफेज
नाम के बड़े बड़े साइज़ के सेल्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया को ऐसी जगह से आने पर रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और ये उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, उनकी फैगोसाइटोसिस करते हैं, उनको वैक्यूल बनाकर खा जाते हैं, ख़त्म कर जाते हैं। So where they are displayed alongside the self recognition marker, it is the specific combination of self recognition marker and antigen that helps the T cells to recognize. तो बैक्टीरिया वगैरह के जिस्म पर जो उनकी जो सेल है उसमें भी मखसूस मार्कर जो है, रिसेप्टर्स मार्कर जो है, कंपाउंड्स होते हैं जिन्हें रिकग्निशन मार्कर जो है टाइप्स कहा जाता है, और इनसे मदद ये मिलती है कि मैक्रोफेजिस को इनको कैप्चर करने में आसानी पैदा होती है, इनको पकड़ने में आसानी पैदा होती है। आज के लिए मैं लेक्चर यहाँ ख़त्म कर रही हूँ।